हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्रकाश उत्क्रमणीयता सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश परावर्तन क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं, ये हम लोग कक्षा 10 में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिख दूं कि आपतित किरण का मतलब होता है, आपतित किरण मतलब होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आपतन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन का परावर्तन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये देख रहे हैं, ये दोनों फिगर सेम है। यहाँ परावर्तक तल ए बी है, यहाँ भी परावर्तक तल ए बी है। यहाँ ये किरण आई ओ है, यहाँ यह भी किरण आई ओ है। यहाँ ये किरण ओ आर है, यहाँ भी किरण ओ आर है। यहाँ देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। हमने क्या कहा कि अगर इसको हम आपतित किरण मान लें, जैसे यहाँ दिखाया है हमने, अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, फिर से सुनिए, अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण होगी। यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण माने तो आपतित किरण परावर्तित किरण होगी। ऐसी स्थिति में जो परावर्तन कोण था वो आपतन कोण होगा, जो परावर्तन कोण था वो आपतन कोण होगा, और जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण में अपने पथ को उलटने का गुण होता है, अपने पथ को उलटने का गुण होता है। इस घटना को हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे? मैं बोल रहा हूं, वीडियो को रोक करके आप आराम आराम से लिखें। यदि हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें तो परावर्तित किरण आपतित किरण होगी। ऐसी स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाएगा और परावर्तन कोण आपतन कोण हो जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरणों में अपने पथ को उलटने का, उत्क्रम करने का गुण होता है। इस घटना को हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं। इस वीडियो को आप नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण।
बेटा आपने कभी सोचा कि दर्पण और शीशा में क्या अंतर है? आमतौर पर हम लोग घर में भी दर्पण को शीशा ही कह के बुलाते हैं। शीशा आप गाड़ी में देखते हैं, शीशा लगा होता है। जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके सामने शीशा ही तो होता है। खिड़की में शीशा लगा होता है। हम इस पार से उस पार तक देख सकते हैं, व्यक्ति को देख सकते हैं कि आगे कौन है। लेकिन दर्पण में तो ऐसा नहीं होता। दर्पण को तो अपनी तरफ करेंगे तो केवल आप ही का चेहरा दिखेगा, उस पार क्या है नहीं दिखता है। क्या अंतर है? अंतर यही है कि जब शीशे के एक सरफेस को, एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है तो वह दर्पण बन जाता है। जब शीशे के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है, पेंट रंग दिया जाता है, किससे? लेड ऑक्साइड से। किससे? लेड ऑक्साइड से उसको कलई कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? दर्पण। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आप लिख भी सकते हैं इसको। दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। आज हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे। कैसा दर्पण समतल दर्पण होगा? करा है कि जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जो हमारे घर में दर्पण लगे हुए हैं, जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, या श्रृंगारदान में जो दर्पण लगा होता है वो समतल दर्पण होता है। उसका परावर्तक तल एकदम समतल है। ठीक है। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का क्या गुण होता है, अब हम इसको देख लेते हैं। पहला है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दर्पण के पीछे समतल दर्पण के पीछे परावर्तित किरण तो जा नहीं सकती। आप देखें कलई किया रहता है, इसके बाद कुछ और लगा रहता है पीछे, तो किरण को पार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो दर्पण के पीछे परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। ये तो आप लोग देखते हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। दूसरा यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी अगर दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर वस्तु रखी जाए तो समतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर ही होगी। यानी समतल दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु होगी, दर्पण के पीछे उतना ही लंबा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी चीज, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सपोज करिए, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर कोई लंबी पेंसिल है, 10 सेंटीमीटर। अब आप उसका पूरा फोटो देखना चाहते हैं, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? पेंसिल की लंबाई की आधी। यानी पेंसिल 10 सेंटीमीटर लंबी है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए हम 6 फुट के हैं, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 फुट, क्योंकि मैं 6 फुट का हूँ। वैसे मैं 6 फुट का हूँ नहीं, हंसना मत आप लोग, जो लोग हमको जानते हैं मैं 5.5 फुट का हूँ। मान लीजिए मैं 6 फुट का हूँ और अपना पूरा दर्पण देखना चाहता हूँ, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6 क्या था? 3 फुट। फिर आइए देखिए, वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब, सॉरी यहां हमने नहीं लिखा है, प्रतिबिंब दर्पण से, अगर स्पष्ट ना हो रहा हो सुन लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूर पीछे बनता है। अगर आप दर्पण से 10 सेंटीमीटर, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। हम लोग अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, वो दर्पण के पीछे बनता है। टीवी स्क्रीन पर हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, वह स्क्रीन पर बनता है। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है? देखें यहां लिखा हुआ है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बिंदु किसको कह रहा है? जिस बिंदु से प्रकाश चल रहा है, जिस बिंदु से प्रकाश चल रहा है वह प्रथम बिंदु है। अब ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर मिलती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन लिखेंगे कैसे? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब फिर बारी आती है आभासी प्रतिबिंब की। तो फिर लिखें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे हम लोग अपना फोटो देखते हैं, सॉरी इमेज देखते हैं दर्पण में, तो वहां हमारी बॉडी में जितने भी बिंदु हैं, हर बिंदु से प्रकाश चलता है और हर बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए पूरा चेहरा दिखाई देता है। इस चेहरा, मान लीजिए मेरा चेहरा है ये, तो इस पर जितने भी बिंदु हैं, हर बिंदु से प्रकाश चलता है और हर बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, और टोटल मिल करके क्या दिखाई देता है? चेहरा दिखाई देता है। ठीक है। दर्पण में जो हम प्रतिबिंब देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे अगर हम कोई पर्दा लगा दें तो उस पर्दे पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन टेलीविजन पर जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि वो पर्दे पर तो बन ही रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें।